वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रेणु कक्कर। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीटेक एग्जाम फैब 2026. दिस इज वीडियो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर जुलाई 2024 एंड आज सॉल्व द क्वेश्चन पेपर SST marks total marks of 60 and the part of two part. First part is 40 marks and subject is history, geography, civics, and second part is 20 marks is SST pedagogy. It is very important and all over हम डिस्कस फॉर दी 19 क्वेश्चन SST प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इस तरीके की आपकी बुकलेट होगी, मैं आप थोड़ा सा डिस्कशन कर रही हूँ कि आपकी दिस इज़ द बुकलेट में मेन बुकलेट टेक्स्ट नंबर और ये दिस इज़ द कोड और इंस्ट्रक्शन ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा जिस भी तरीके से आप सभी को पता है। और आज एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। जिन बच्चों का 7 तारीख को एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का 8 को भी है, 8 फरवरी को, किसी का 7 को है, तो 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल पढ़ लेना। हम यहाँ पे मेन क्या करने जा रहे हैं, जो आपका सामाजिक विज्ञान है, यानी सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पेपर सोशल साइंस पार्ट 3 भाग 3 जिस तरीके से पेपर में आपको दे रखा है, मेंशन कर रखा है सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। हम एक एक करके सारे प्रश्न डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और आपको मैं ऑलरेडी रिवीजन नोट्स यानी हाईलाइट पॉइंट में सारी क्लासेस कवर करवा रही हूँ और विद इन आज या कल तक आपके सारे चैप्टर हो चुके होंगे। आपका जो रह गया हिस्ट्री यहाँ पे मैं रिवील कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के चैप्टर 7th क्लास के 2 ही चैप्टर रह गए हैं। 8th क्लास का आपका ऑलमोस्ट पूरा रह गया है, उसमें से भी 10 या 12 में मैं कोशिश करूँगी इन 2 दिनों में मैं आपको करवा दूँ, यानी आज या कल तक आपका सारा कवर हो जाएगा क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी इस तरीके से। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रही हूँ साथ के साथ। और आपका ज्योग्राफी की 8th क्लास की जो बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गए हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी। और सिविक्स से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करवाऊंगी जो आपके 6th, 7th और 8th क्लास के हैं। ठीक है, ये मिल चुके हैं क्योंकि सिविक्स में बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं विदाउट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज एस्टैब्लिश फॉर कदम मयूर शमन की स्थापना, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कदम मयूर शमन ने स्थापित किया था। तो यहाँ पे अगर चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपका 8th क्लास और 7th क्लास की बुक्स में से लिया गया है और इसमें डायरेक्ट आंसर आपको बताया गया है। इसमें डायरेक्ट आंसर आपको तभी पता होगा जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे। तो कर्नाटका है जहाँ पे ये कदम मयूर शमन की बात की है। अगर 7th क्लास की बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे ये चैप्टर का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे, बाकी जल्दी पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट अबाउट द प्लेनेट के बारे में ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ चैप्टर, तो ये देख सकते हैं आप, मेरी प्लेलिस्ट बना दूंगी उसमें देख लें। पहले लिखा, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, they are the made of the only rocks और planet have their moons। वो कह रहे हैं कि इसमें से ऑप्शन दे रहा है ग्रहों के बारे में कौन सी बात कथन सही कही गई है। ग्रह जो है तारों के प्रकाश है। तारों कौन होता है? सूर्य को भी तारा कहा जाता है, इसलिए उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये केवल चट्टानों से बने हैं। देखो यहाँ पे केवल आ गया, केवल सेंटेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव में आ जाता है, तो ये तो रॉन्ग ही होगा। और सभी ग्रह पे चांद होते हैं, नहीं, सभी ग्रह पे चांद नहीं होते। ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक्स चैप्टर नंबर ये फर्स्ट में है, पृथ्वी के सौरमंडल पर रही है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में ना बल्कि हिंदी में पढ़ रही हूँ, फटाफट जल्दी से। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सबसे पहले क्या है? पृथ्वी का तापमान आपको पता है किस तरीके से, 3 तरीके से चीज़ें होती है ना। आप सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तापमान में 33 का जो आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, अक्तम और सूर्य से आने वाली किरणों से तापमान परिवर्तन होता रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण आंदोलन में किस कथनों पर विचार और वैध संकलन था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही दिक्कत आती है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। 34 का। ठीक है, गैर, इसमें है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से लाया क्योंकि शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर ली थी। देखते हैं, आंदोलन ने तर्क दिया आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन उन ग्रह जातियों से आया था जिसके पास धन और प्रभुत्व थी। यहाँ पे आंदोलन की बात की गई, चैप्टर हिस्ट्री का है, 8th क्लास की बुक्स का है। और यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो ब्राह्मण आंदोलन के बारे में जो बातचीत की गई थी उसमें केवल यह कहा गया था कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मणों से आया हुआ शिक्षा तक पहुँच सकता है। और उसका सेकेंड पॉइंट था कि उन ब्राह्मण में आया पास धन और प्रभुत्व थी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कि किसने की थी? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कोई घुमा फिरा के आंसर नहीं है, घासी दास ने की थी। ठीक है, उसके बाद है किस प्रकार की पवनें स्थायी, स्थल तथा समुद्र की होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका मौसमी पवनें मौसम के अनुसार बदलती रहती है। स्थायी पवनें जो पश्चिम से आती है और
स्थानीय पवनी जो होती है, इसका राइट आंसर है 36 रेखा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। फोर्थ मत समझ लें, फोर्थ नहीं है, थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद लिखा है कि विषुवत रेखा पर सभी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ विषुवत रेखा के बारे में पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो रेखा जाती है वो विषुवत रेखा में। अब ये जो रेखा है देशांतर के बीच की दूरी को बताना है, तो देशांतर रेखाएं आप सभी को पता है अक्षांश, और ये होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर की, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अब देशांतर रेखाएं जो इस तरीके से पूर्व और दक्षिण ध्रुव को आपस में बांटती है, पूर्वी उत्तरार्ध और पूर्वी उत्तरार्ध और पश्चिमी उत्तरार्ध को आपस में अलग अलग करके रखती है। तो ये हिस्सा है, तो इसकी जो रेखाएं हैं ऊपर से 0 अक्षांश पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में बताना है कि पूरी कितनी हो जाती है। तो इसका मापन करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो देनी है वो कौन सी होगी। तो यहाँ डिग्री का एंगल है, कितनी डिग्री का एंगल है। विषुवत रेखा की लंबाई 360 से विभाजित होगी, विषुवत रेखा की लंबाई 180 से विभाजित होगी। विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 डिग्री से विभाजित किया जाएगा। देखो 90 डिग्री से तो नहीं किया जाएगा, और विषुवत रेखा को अगर 180 डिग्री से भी नहीं किया जाएगा। विषुवत रेखा की आधी 360 डिग्री होती है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 में विभाजित करना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शैल चक्र का सही क्रम क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो अगर आपने शैल चक्र का होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैग्मा या अग्निशैल, फिर अवसादी शैल, फिर कार्यान्वित शैल, फिर मैग्मा। तो यहाँ पे मैग्मा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट में हमारा मैग्मा होगा। अवसादी अग्निशैल सबसे पहले होती है, तो अग्निशैल होगी, कार्यान्वित शैल भी नहीं होगी, मैग्मा कार्यान्वित शैल भी नहीं होगा, अग्निशैल मैग्मा और यहाँ पे कांति शैल होगी, क्योंकि अग्निशैल का जो चक्र होता है वो सबसे पहले घूमता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा। कौन से क्वेश्चन का? 38 का। ठीक है, उसके बाद है 39 का देख लेते हैं। 39 मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग देख लेने निम्नलिखित में से करिए। आहत के सिक्के आप सभी ने पढ़ा होगा, ये 7th क्लास की बुक्स में पूछे जाते हैं। जिस और आहत के सिक्के उत्तरी काले चमकीन मात्र, एल्फोरा एक तरीके का बर्तन होता है जिसको चमकाया जाता है। ठीक है, एल्टीना वगैरह ये मिट्टी के बर्तन के लिए होता है। तो इसको मैच कर लेते हैं। इसका मैचिंग अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हमें इसे पता है कि फर्स्ट का जो है हमारा ऑप्शन है फोर्थ है, टाई के बर्तनों में चहन लगाई जाती है, आहत के सिक्के होते हैं। उसके बाद काली ये बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो मोहर बर्तनदार, मैंने इसका आंसर भी बता दिया था। अल्फोरा जो होती है सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है लंबे दारे पात्र होता है, ये भी एक बर्तन का पात्र बनाया जाता है। एल्टीन वेयर अगर पढ़ा होगा तो ये हमारा अगर ये हमारा सेकंड है, थर्ड का सेकंड है। ठीक है, और फोर्थ का हमारा फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप मैच करना। तो इसका राइट ऑप्शन मैं एक बार अगेन लगा देती हूँ, थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ में लिखा है स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट में आपको समझना है संसाधनों के बारे में बताया है। ये 7th क्लास की बुक से लिया गया है। संसाधनों का सततपूर्वक 8th क्लास की बुक से है, संसाधनों का सततपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने का विषय भविष्य के संसाधनों को संतुलित बनाए और सतत भविष्य विकास है। ये इसका अगर हम देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा ये वन में इसको फॉलो कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन इज दोनों फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण कहलाता है, अपनी जगह फॉलो कर रही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं बता रही, क्योंकि ये अलग बता रहा है संरक्षण का मतलब। ये अलग डेफिनेशन दे रहा है और ये अलग डेफिनेशन दे रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। दोनों ही कथन ए और बी की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है यानी कि कौन सा है? 1870 से 1810 में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों द्वारा पास हथियार रखने का अधिकार को छीन लिया गया था। सरकार का समर्थन करने के 1880 वर्कुलर एक्ट जितने भी हैं आपको ये करवाऊंगी, ये 8th क्लास की बुक्स में है। प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1883 में। भारत की एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास काफ़ी लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि थर्ड ऑप्शन है कि सरकार द्वारा जितने भी 1880 में वर्कुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घास के मैदानों में पाए जाने वाले निम्नलिखित कथन को सही बताइए। इसमें ऑप्शन चूज करना है। इसी वजह से आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाते हो और आंसर गलत लगा के आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले घास के मैदानों में निर्माण जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेरी वार्षिक वर्षा मध्य में होती है, जबकि वेल्स में सदियों के सूखा पड़ जाता है। वेल्स में वनस्पति विरल रहती है और वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि पेरिस दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें अगर हम दानों में निर्माण और जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट है। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है कि पेरी में मध्य वर्षा होती है, जबकि वेल्ड में महीनों में सूखा पड़ जाता है। और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है वेल्ड में वनस्पति अविरल रहती है, और ये दोनों आंसर गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा जो होती है वो का सदस्य कौन हो सकता है। जो उत्तर मेरु अभिलेख हुआ था उसमें सभा के सदस्य कौन कौन हुए थे, तो इसके बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन है, देखते हैं, ऐसी भूमि जो स्वामी का सदस्य, ये सही है अगर आपने पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद है कम उम्र में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, उसके पास घर होना चाहिए, राइट, और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन यानी कि ए सी डी, जहाँ जहाँ ए सी डी होगा वो राइट होगा। तो यहाँ पे ए सी डी इसमें है, तो ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में डैश स्थिति का संदर्भ देती है कि किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको हमें असमानता कहा जाएगा। स्थिति में असमानता होगी कि एक अवसर दे दिए, एक अवसर नहीं दिए, तो ये असमानता का ही नियम है। ठीक है, ये पेडालॉजी से है, सिस्टी पेडालॉजी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से युग्म मैच करना है, किसी पद्धति दे रखी है और वर्णन दे रखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें मैच जोन सा हो रहा है उसके बारे में करना है। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है, मतलब जो चीज सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, जो मैच हो रही है उसके बारे में। तो निर्वाह किसी में क्या होता है, जो मैच दिया गया है किसी परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। और ग्रहण किसी क्या होता है कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से प्रचलित होती है। लेकिन स्थानांतर किसी कह रहे कि एक पशु या व्यक्ति की बारे नहीं हो रही, तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया रखा है, ध्यान से समझना है। इसमें लिखा हुआ है कि ए राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मणों सभा, जो ब्राह्मण सभा होती है, इसके नाम पर एक सुधारवादी संगठन बनाया था। दूसरा कह रहे इसका कारण था कि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है या अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। कह रहे इसके बारे में अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या कह रहे राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी, सुधार संगठन भी बनाया था, और वो ये मानते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो इस संगठन को लाना बहुत ही जरूरी, ताकि हमारी जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके से हम छुटकारा पा सके। तो इसकी जो व्याख्या है बिल्कुल सही है। अगर आपने डीप पढ़ा होगा, एसएसटी का है, क्लास 8 क्लास की बुक से है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी ही करेंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह करना है, इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, उसमें तो हमें ऑप्शन चूज करने थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 का है। 47 में पहले दे रखा है गृहपति, दूसरा दे रखा है श्रेणी, तीसरा अदमई और अरिका मेलू। ये किस से मैच होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। गृहपति जो होते हैं मैच कर देते हैं, सेकंड स्वतंत्र कृषि को कहा जाता है। बी में फोर्थ शिल्पकार को कहते हैं, जो श्रेणी में आते हैं। अदमई जो होते हैं वो भूमिहीन मजदूर होते हैं। अरिका मेलू जो होते हैं स्वतंत्र कृषि होते हैं। तो ये याद रखना, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा आंसर पूछा गया 48 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को डायरेक्ट आंसर पता नहीं, 5 जून को यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सोशल ज्योग्राफी से है, 7th क्लास की, साझा संपत्ति संसाधनों के बारे में लिखने से क्या सही है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन के थ्रू हमें बताना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले कि इन पर सरकार का स्वामित्व होता था। उसके बाद लिखा हुआ है इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता था, या इन समुदायों का स्वामित्व होता है। इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट है, ए और सी का मतलब है कि यहाँ पे स्वामित्व होता था सरकार और समुदाय का, निजी का नहीं होता था। तो इसका राइट ऑप्शन आपको दे देती हूँ, फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 था ये। अब हम 50 की तरफ चलते हैं। 50 में सिर्फ वो पूछा गया है आपसे पेडोलॉजी सेक्शन को ध्यान से तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी जल्दी पेडोलॉजी सेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। मानचित्र पर सही इस्तेमाल निम्नलिखित में से के लिए कौन सा हो सकता है? इतिहास में अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के स्थानों की चिन्ह को हेतु करता है, इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु करता है, इतिहास में सबसे घटना जरूरी को विस्तृत करने के लिए, मतलब उसको बताने के पूरी डिटेल में कि क्या क्या हुआ है, और अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन की तर्कसंगत तकनीकी से पढ़ने हेतु। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन तो हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास में अगर इतिहास के बारे में बात करें कि मानचित्र का सही इस्तेमाल किस तरीके से होगा, तो जो हमारे डिफरेंट रहने वाले लोगों की जो जगह है उसको डिफाइन करना, उसके लिए चित्रहित करना ज़्यादा इजीली रहेगा। ना तो घटनाक्रम में करेगा, ना ही विस्तृत में करेगा, सिर्फ एक घटना और एक छोटी सी घटना के बारे में नहीं, और ना ही लोगों के जीवन से उनसे। ये इतिहास के जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र में आप सभी को पता है ये जगहों के बारे में बताता है, जिस तरीके से, जैसे सपोज आपको नदियों के बारे में बताता है, झरनों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्थानों की बात हो रही है, लोग किस जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा इसका। ठीक है, ये लॉजिकली है, ये पेडोलॉजी, आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे कि मानचित्र का उपयोग किस किस तरीके से करते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। 51 क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा जो उद्योग था उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अपनी जो डीप 8th क्लास की बुक्स है उसको बार बार पढ़ना है, तभी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। पहला है भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। ये है क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो यूरोपीय कंपनी थी, जितना भी सूती का, तो उसका भरमार तो हो गई थी। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अमेरिकी लोग आपस में जो है कॉम्पिटिशन की भावना आ गई थी। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला पढ़ लेते हैं। भारतीय कपड़ों के लिए आप ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। भारतीय कपड़ों के लिए क्या ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था? देखते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना बहुत कठिन हो जाता था। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी जिस तरीके से। ये सी ऑप्शन ठीक है। अगला फोर्थ पढ़ लेते हैं।
सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं अभी। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ट्रैक एक्यूरेट बैठेगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ों में ब्रिटिश सरकार उपलब्ध नहीं था। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश सरकार बाजार में उपलब्ध था। हाँ, वो ऑलरेडी उनकी बीच में प्रतिस्पर्धा आ गई थी और निर्यात करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन था। 52 का देख लेते हैं आंसर, 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में ए और आर कथन दे रखा है, उसको बताइए और इसका कारण चूज करिए 52 का। अब पहला लिखा हुआ है पेरी को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में माना जाता है। ये बिल्कुल, ये अगर हम इसका आंसर देखें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कारण दिया कि खेती के वैज्ञानिक तरीके और टैगबर कंबाइन मशीनों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को अधिवेश खाद्य उत्पादक देश बना दिया। नहीं, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो है ऑप्शन में, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण? क्योंकि आप सभी को इसका कारण पता होगा। अगला क्वेश्चन है विविधता जो होती है वो कुछ नया और अलग लेकर आती है। किस तरीके से विविधता होती है? बहुत ही, क्वेश्चन नंबर ये 53 है। ठीक है, विविधता और किसके लिए ले आती है? ये क्या सजातीय जनसंख्या के कारण आती है, या संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण होती है, या अनुवांशिकता की रचना के कारण होती है, समानता या असमानताओं के लक्षण के कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? आप सभी को पता ही है कि जो समानता विविधता होती है, विविधता में अलग अलग लोग के अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, जिसमें हमने सिविक्स में पढ़ा हुआ होगा कि इसमें डिफरेंट चीज़ों को अपनाया जाता है, संस्कृति को अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें समानता या असमानता के लक्षण नहीं होते। आनुवांशिकता जेनेटिक की बात कोई कही नहीं, और सजातीय जो है होमोलॉजिस पॉपुलेशन की बात भी नहीं की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारा सेकंड होगा, क्योंकि संस्कृति की परंपरा से मिश्रित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो विधायिका है, जो हमारी संसद है, उसमें सीटें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। इसके बारे में ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। देखते हैं, नेगेटिव सेंस में आ रहा है मुझे। वर्षों के ऐतिहासिक दमन और तथा शैक्षिक वंचितता से क्षतिपूर्ति थे। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन और रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु थे। तो इसमें बताना है कि विधायिका ने जब संविधान की सीटें और सरकारी संरक्षण दिया था तो किन किन लोगों को दिया था। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, और बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु क्या है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद 55 है, उपनिवेश भारत में विभिन्न कलाओं के रूप में ए और आर दे रखा है। उपनिवेशिक शासन में कई तरह की कला रूपी शैली और तकनीक का सूत्रपात होता था। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने ही स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी थी। तो क्या ये इसके एक्यूरेट बैठता है ना? इसका कोई क्या है? 55 का क्या एक्यूरेट बैठता है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो उपनिवेशिक बाजारों में जो थी उस समय ब्रिटिश सरकार में रूपों और शैलियों का बहुत प्रयोग हो रहा था, और ये सब कहाँ हो रहा था? भारतीय कलाकार जो एक ग्राहक और बाजार के रूप में अपनी शक्ल बना दी थी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इससे राइट बैठता है बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 56 का आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कानून है नव प्रशान युगीन प्रशान के बारे में रहा है? जो पूरा मतलब पुराना, प्रशान मतलब पत्थर, नव मतलब नया, और प्रशान इसमें किस किस चीज़ों का प्रयोग होता था? तो इसके बारे में क्या भिन्नता है? दोनों की भिन्नता बनानी, नए की और पुराने की जो पत्थर थे उनमें क्या क्या भिन्नताएं थी। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक एक करके। ओखली और मुसलन का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए और किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता था, और विभिन्न चीज़ों की कपड़ा बुनने जाता था, और पत्थर के औजारों का प्रयोग प्रारंभ होता था। देखिए, अगर हम नव प्रशासनिक की बात करें और पुनः प्रशासनिक की भिन्नता को देखें तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है कि ओखली और मुसलन का प्रयोग अनाज पीसने के लिए दोनों में किया जाता था। ठीक है, दोनों का बताना, दोनों की भिन्नता को देखते हुए फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि खाने के लिए बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कपड़े बुने जाते थे। नहीं, ऐसा ऑप्शन जो इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं हुआ है, लेकिन देख लेते हैं, ये हो भी सकता है। उसके बाद लिखा है पत्थरों के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, लेकिन पत्थरों का औजार तो नवप्रशान युग में भी हो गया था। तो इसे विभिन्न प्रकार की, तो इसका ऑप्शन है थर्ड भी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसका ऑप्शन 56 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अभिकथन और कारण फिर दोबारा दे रखा है यहाँ पे। ये भी 19वीं शताब्दी में लोहा का पगलन की कला का पतन हो गया था, विनाश हो गया था, और अधिकांश लोग गाँव में भट्टियों को अनुप्रोगित हो गई थी। तो इसका आंसर दे रखा है क्योंकि लोहा पंगलक को जंगल विभाग को उच्च कर का भुगतान करना पड़ता है, जिसकी आय कम कर दी गई थी। तो ये आपको बताना है कि इसकी आय क्यों कम कर दी गई थी, क्योंकि इसकी आय इसलिए कम कर दी गई थी तो उस समय जंगल का इससे कारण बताया। तो कारण बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, तो आप बताते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 का। 58 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्थानीय शासन का चुनाव होता है, उसका सदस्य कौन होता है? ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें कौन कौन से सदस्य इंक्लूड होते हैं स्थानीय चुनाव में? 58 का, इसमें वार्ड पंच भी होता है, इसमें
इसमें वार्ड पंच भी होता है और दूसरा वार्ड पंच भी होता है, सरपंच भी होता है और हमारा वार्ड पार्षद होता है, सचिव नहीं होता। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है, जहाँ पे ये तीनों होगा वहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है 58 का, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉयल एक्ट के अहिंसक विद्रोह के दिन मनाने को कहा गया था? तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 59 का सेकंड ऑप्शन है कि 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसकी सारे डायरेक्ट आंसर है तो ये आंसर आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है ग्रीनविच समय का। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप मेरी ये देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में वीडियो में करवाया है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रख रही हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पता है तो मैं आपको इसका क्वेश्चन लेकिन डिटेल में करवाऊंगी, इसको पेंडिंग कर रही हूँ ताकि मैं अलग से इस क्वेश्चन को कराऊंगी। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा इसने नहीं है, उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 61 का। 61 कह रहे हैं कि कारण पूछा गया है कि कथन ए योगात्मक आंकलन और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि कथन कह रहा है रचनात्मक आंकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। देखिए अगर हम इसमें इंग्लिश में पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि सुमेटिव असेसमेंट मॉनिटर द लर्नर प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन कंसाइडर द एंड। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एंड में कभी भी नहीं होता, अंत में पाठ्यक्रम का नहीं होता, बल्कि वो बीच बीच में होते रहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो FA कहते हैं, इसमें हमें बीच बीच में यूनिट टेस्ट लेते हैं, जिसमें यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, उसके बाद फाइनल टर्म सेकंड फर्स्ट टर्म आता है, फिर हम यूनिट टेस्ट 3, फिर यूनिट टेस्ट 4, फिर आता है सेकंड टर्म। तो इस तरीके के प्रोसेस होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा योगात्मक आंकलन है वो शिक्षण अधिगम के अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। यस, ये तो करता है, लेकिन रचनात्मक आंकलन अंत तक नहीं करता, वो स्टार्टिंग में ही चीज़ें कंसीडर करता रहता है। तो अगर हम 61 का देखें तो हमारा जो दोनों ही ऑप्शन अंत तक, देखो शुरू से अंत तक करता है, शुरू से अंत तक तो ये बिल्कुल भी नहीं करता, ये तो सीधा अंत में ले जाता है, ये भी गलत दे रखा है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपकी गलत है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि समेटिव एग्जाम में आपको भी पता है कि जो हमें पहले परीक्षा होती थी वो सिर्फ एक फाइनल टर्म होता था जिसमें काफ़ी सारा सिलेबस आता था, जो बच्चों को दिक्कत होती थी। इसका थर्ड ऑप्शन है। अगर आपको आलोचनात्मक थिंकिंग क्या होती है, आलोचनात्मक थिंकिंग होती है जहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, जिसमें बच्चा कई तरीके से सोच सकता है। तो इसके जो एक्यूरेट आंसर देखना है, पहला ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 62 है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, या चर्चा कीजिए। अमेज़न की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित इसी कथन की जांच कीजिए। ब्राजील और भारत की भू आकृति के बीच में भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका थी। हमें जहाँ पे बच्चा डिफरेंट तरीके से सोच सके उसको देना है एक्यूरेट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय इसमें यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन कि वे विभिन्न तरीके से सोच सकता है। ठीक है, विभिन्न तरीके से सोचने का मतलब है कि बच्चा जो है अलग अलग तरीके से अपनी डिफाइन चीज़ें कर सकता है। तो आपको भी बताना है कि इसमें कैसे कर सकता है। देखिए अगर हम विभिन्न तरीके से सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके चर्चा करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन आ जाए या फिर आपके क्यों वाले क्वेश्चन आ जाए, उसमें हमेशा टिक लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सोचने पर मजबूर करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद है अमेज़न नदी की तुलना में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक प्रभावित करता है, कथन की जांच कीजिए। इसमें भी बच्चा खुद से सर्च करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, लेकिन भेद करना, वर्णन करना, भूमिका क्या है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मैंने ऑप्शन बता दिए। टैग इसमें होता है जहाँ पे क्यू की शब्द हो और जहाँ पे आपकी खुद की मतलब आप खुद से सर्च करना खोजना शुरू करें, तो वो क्वेश्चन होता है। 63 का देखते हैं, खेतीहन मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर का डायरेक्ट बताना है। 63 का पहले लिखा हुआ है, एक बाजार में मिल रही मजदूरों से संतुष्ट है। वो कह रहे खेतीहन मजदूर को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव कर दे। देखिए कम, वो संतुष्ट तो होंगे नहीं, आप सभी को भी पता है, वे कुशल नहीं होते। यस, ये कुशल होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कुशल नहीं होते। वे नियमित काम के लिए भूमि जो मालिकों पर निर्भर रहते हैं और उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती। ये ऑप्शन जो है इसमें अगर ये देखें, हाँ ये ऑप्शन भी राइट है, उनके पास अधिकांश लोगों में जमीन नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे बताना चुनाव करे, तो एक्यूरेट आंसर जो होगा, क्योंकि वे नियमित रूप से काम करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, मालिकों पर निर्भर रहते हैं, जो भूमि मालिक जिनकी जमीन होती है उसकी खुद की जमीन पर वो काम करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड है। ठीक है, 64 का लिखा हुआ है, इसमें भी पेडोलॉजी सेक्शन पूछा गया है। पेडोलॉजी सेक्शन पता होना चाहिए। छात्रों के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बना सकता है। गतिविधियां कैसे होगी, जहाँ पे एक्टिविटी बेस होगी। अगर इंग्लिश हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में चलिए कि करिकुलम एक्टिविटीज कैन बी मेड फॉर एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट बाय। तो यहाँ पे क्या होगा, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करना। देखिए यहाँ पे हमें आकर्षक बनाना है और उसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है व्याख्यान के पक्ष को आलोचनात्मक सोच और उसको ना, तो ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है। अगला देखते हैं
देखिए यहाँ पे टैग वर्ड्स भी होते हैं और कुछ नए से कम करना, ठीक है। अब यहाँ पे है ये दे रखा है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करना, ये अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इन कोऑपरेटिव एंड टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया रिसोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम आईसीटी पढ़ते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं आंकड़ों को, देखिए केवल वाला जहाँ था वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में टैग वर्ड्स जरूर करवा दूंगी आज, ठीक है। उसके बाद तथ्यों और आंकड़ों को याद करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है और फर्स्ट वाला तो वैसे ही कम है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट क्योंकि पेडोलॉजी करना इजी, पेडोलॉजी करना बहुत ईजी है, आ रहा है आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मिलान चिन्ह करना है, मिलान चिन्ह में विवरण चार्ट दे रखा है, संबंध चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है और सारणीकरण चार्ट दे रखा है। जिन्होंने एसएसटी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए कि एसएसटी में किस किस चार्टों का उपयोग किस किस जगह पे उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विवरण चार्ट जो होता है वो हमेशा ऐतिहासिक विकास के लिए होता है और हमारा ऐतिहासिक विकास के लिए होता है। उसके बाद हमारा बी जो है संबंध चार्ट हमारा कार्यकरण संबंधों को दर्शाता है और फ्लो चार्ट हमारा एक प्रक्रिया के चरण को दर्शाता है, सारणीकरण तालिका के रूप में डाटा को देते हैं। तो अगर ये इस क्वेश्चन का मैचिंग है तो इसमें से देख सकते हैं फर्स्ट का थर्ड है, तो फर्स्ट का थर्ड हमारे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 65 का सेकंड ऑप्शन, 65 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 66 का करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर बताना है, आप सभी को पता है। 60 इसमें न्यायपालिका हमें तीनों चीज़ों से अवगत है। न्यायपालिका विधायिका पे दबाव में काम कर सकती है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। न्यायपालिका विधायिका को उन्मुक्त ढांचा और तैयार करने के लिए निर्देश कर सकती है। देखते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका को सही नियमों के कानूनों कार्यान्वित करने के लिए, देखिए न्यायपालिका न्याय के लिए लिखी है, तो न्याय में अगर एक न्यायपालिका हमारी संसद है, ये कार्यपालिका है, इनका किसी भी प्रकार से वो नहीं होता, इंक्लूडिंग नहीं होता, क्योंकि ये क्या करती है न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसको किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है किसी भी के। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। 67 का देख लेते हैं, ये भी आपका पेडोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा है, सामाजिक विषय की जो विषय जो होते हैं हमारे पास उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दे रखा है और इसमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, ठीक है। 67 पहला लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और चर्चा के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है। उसमें लिखा है सामाजिक विज्ञान केवल आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से वो कह रहे हैं अंतर विषय और जिसको खोज और विज्ञान, देखिए सामाजिक विज्ञान में भी हम सर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, तभी हमें चीजें मिलती हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अगला देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र संकुचित, ऐसा कुछ भी नहीं है, और केवल प्राथमिक, ये भी गलत है। केवल जहाँ पे आ जाए होता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है और सी, जहाँ पे ए और सी होगा वही है, नहीं सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली रहेगा, आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 68 का, ठीक है। 68 में लिख रखा है शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में बाहरी खुली आय वाले प्रश्न को दिया जाता है। नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना चाहता है, केवल लेखन कौशल को, लेखन कौशल जो होता है, अच्छा इसमें ऑप्शन चूज करने हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं केवल लेखन कौशल या अंतर्वैतिकता कौशल या तार्किक या सृजनात्मक कौशल या अनुप्रयोगात्मक या प्रस्तुतिकरण। अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पूछा, वो कह रहे हैं केवल राइटिंग स्किल को करता है, केवल इंटरप्रेशन यानी खुद के लिए करता है, केवल लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये हो सकता है, अच्छा पॉइंट है ये। और एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल के लिए, देखिए यहाँ पे केवल लिखा हुआ है ना, राइटिंग स्किल, तो केवल अगर इसको देखें तो ये तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम देख लेते हैं और ऑप्शन भी, ठीक है। राइटिंग स्किल नहीं हो सकता, अपने लिए सिर्फ खुद नहीं कर सकता, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक, क्रिएटिविटी थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग और अनुप्रयोगात्मक और प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना, तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन जहाँ होगा वो सही होगा, तो सी और डी हमें एक ही में दिख रहा है, वो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। 69 का देख लेते हैं, फिर भी पेडोलॉजी सेक्शन से लिया गया है, मूल्यांकन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 का, इसमें ऑप्शन दे रखा है निम्नलिखित में से किस पक्ष में शिक्षा का अधिकार 2009 मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। पहला दे रखा है भारतीय संविधान में प्रतिपष्ठी मूल्यों का अनुमोदन करना, परीक्षा में योगात्मक अंक को सम्मिलित करना, ये तो सिंपल ही दे रखा है। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकास करना, परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही सीमित होती है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं और हमें चीजें यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है, यहाँ पे चीजें चूज करनी है। तो यहाँ पे चीजें अगर हम चूज करें तो पहला जो था भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना, ये ऑप्शन सही है। और हमारा जो है उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड की, उसमें लास्ट में योगात्मक ये देखिए सुमेरेटिव असेसमेंट को सम्मिलित करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता को सीमा तक विकास करना चाहिए, ये हो सकता है। परीक्षा व स्कूल तक सीमित है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो 2 टैग वर्ड्स हमें निकल गए, तो हमारा 2 ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो यानी ए और सी हमारा ठीक है। उसके बाद 70 क्वेश्चन है, सारे पेडोलॉजी सेक्शन से पूछे गए हैं, और पेडोलॉजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में रोल करती है, 20 मार्क्स होता है। ए और बी ऑप्शन दे रखा है, ए में कह रखा है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की
समकालीन चुनौती ऐसे व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच में विवाद है, क्योंकि यह कारण लिख सकते हैं। कथन दूसरा लिखा है, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतांत्रिक समस्या के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। विवाद समाधान का उपयोग किया जा सकता है लोकतंत्र में। कुछ आपको पढ़ने से ही आइडिया लग जाता है कि लोकतांत्रिक समाज की बता रहे हैं कि समकालीन चुनौती जिसमें व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच में विवाद हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतांत्रिक की समस्या के अध्ययन में विद्यार्थियों को इंक्लूड करे ताकि विवाद समस्या का प्रयोग कर सके। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इससे एक्यूरेट बैठता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट बैटर, अगर आपको हिंदी में ना समझ में, इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है भारतीय संविधान? इसका क्वेश्चन 71 है। ठीक है, भारतीय संविधान हमें क्या निर्धारित, सरकार को चुनौती देना चाहते हैं तो की भागीदारी के नियम, पहला ऑप्शन। दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तीसरा है बुनियादी कानून व नियम जिनका पालन करना सभी को करना होता है। और धार्मिक संस्थाओं की संरचना। कहते हैं संविधान हमें बताता है कि हमें जितने भी नॉर्म्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेट इन प्रिंसिपल पीपल टू इन सोशल movements that seek to challenge the government, the national curriculum work, the basic law of rule that have to follow by everyone, and then structure of religion institutes। तो सामाजिक आंदोलन क्या कहता है कि सरकार को चुनौती देता है कि वे भागीदारी के नियम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। ये इससे कोई इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, 72 का देख लेते हैं आंसर। भारत पंचायती राज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सिविक्स का है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य देश उपार्जित करना था। तो किसको करना था, इसमें ऑप्शन बताना चाहिए, सहभागिता द्वारा शासन। दूसरा लिख रखा है सांस्कृतिक एकरूपता या समग्रता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और धार्मिक विविधता। देखिए, धार्मिक विविधता का मतलब होता है जिसमें अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है, सहभागिता द्वारा शासन करता है, या सांस्कृतिक एकरूपता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सहभागिता शासन तो है ही और साथ ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लेकिन सांस्कृतिक एकरूपता और धार्मिक विविधता का कोई भी रोल नहीं होता, यानी बी और डी नहीं हो सकते, ए और सी ऑप्शन है। जहाँ पे है तो फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, 73 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? तो अति उपयुक्त बताना है मिडिल क्लास के लिए। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, और दूसरा है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि के कारण को कौन सा मिडिल क्लास के लिए अति उपयुक्त बैठता है? तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑप्शन में कि आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है। देखिए, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन ये होता है, तो आप अपना जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि कौन कौन से नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, उसको अलग कर दिए। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था, ये थोड़ा कम ही है, अति है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। ये जो ऑप्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है कि महिलाओं की स्थिति किस तरह है, और जनसंख्या का सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गए हैं, तो हमारा ए और सी सही बैठता है। तो जहाँ पे ए और सी होगा यदि सेकेंड ऑप्शन में है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 74 में लिखा हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को, यानी कि उसके सोशल वैल्यूज़ को विकसित कर सकता है? पहला लिखा हुआ है अनुशासन के भाव को विकसित कर अनुशासन यानी डिसिप्लिन को, स्कूल व कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार कर। ठीक है, उसके बाद लिखा विद्यार्थी को व्यवसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, देखते जाते हैं, और कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है सही, क्योंकि अनुशासन तो स्कूल में होना ही चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्कूल में उपयुक्त व्यवहार भी होना चाहिए, स्कूल और कक्षा में डिसिप्लिन होगा तो अच्छा व्यवहार भी होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को फिल्म व्यावसायिक रूप से, व्यवसायिक कहाँ से आ गया, व्यावसायिक मतलब होता है, इंग्लिश में हम देख लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू द कमिश्नल मूवीज़ दिखाना, कोई उसका सामाजिक मूल्य थोड़ी डेवलप होगा, उससे कोई लॉजिक ही नहीं है। उसके बाद है उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना। तो यहाँ पे फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों का पार पाना निपटाने से हेतु उपयुक्त है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये मैं करवाऊंगी, ये सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। सामान्य से विशिष्ट इंपॉर्टेंट है, जटिल से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात तक, या विश्लेषण से सलेशन की ओर। इसमें एक चीज़ आपकी ध्यान रखनी है कि इसमें ए ऑप्शन विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ाकर नॉर्मल तरीके से आए। जैसे मान लो स्पेशल आपसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल चीज़ें से पूछने लग जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन पे राइट लगा लीजिए, ए ऑप्शन इज राइट। सेकंड कह रहे हैं, उसके बाद देखिए जटिल मतलब मुश्किल चीज़ों को पहले पढ़ाना हो, बच्चा नहीं समझ पाएगा, कोई भी एज का हो, चाहे 6 क्लास का हो, चाहे 7 का हो, नहीं बच्चा समझ पाएगा इतना इजीली। पहले हमें से नॉर्मल है, ये नॉर्मल तरीके से समझाना है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है
सी, ज्ञात से अज्ञात मतलब होता है, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में आपको जल्दी समझ में आएगा। ज्ञात मतलब होता है इसको छोटी-छोटी चीज़ों में बाँटना, ठीक है? पहले जो जो चीज़ उसको नहीं पता उसकी जानकारी देना, फिर उसके बाद अलग चीज़ों को उसमें जोड़ना। एनालिसिस होता है छोटी-छोटी चीज़ों में बाँट कर फिर उसको इकट्ठा करके लिखना, तो डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट है ये, जटिल गलत है, बाकी ये तीनों सही है, यानी ए, सी, डी जहाँ पे होगा वो सही होगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट है। 76 का देख लेते हैं, ये भी सब पेडोलॉजी सेक्शन से ही है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण द्वंद्वात्मक उपागम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप आंसर दे पाओगे। इसमें विद्यार्थियों को भूगोल की समझ में समृद्ध बनाने हेतु मानचित्र और एटलस का उपयोग करना। देख लेते ज्ञान के विकास की मुख्य विद्यार्थी और शिक्षा में चर्चा वार्तालाप करना, ये अच्छा ऑप्शन है। रुचि उत्पन्न करना और ड्रामे का प्रयोग करना, रुचि हेतु करने के लिए कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना, ठीक है। अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, ऐसे कंसेप्ट है जिसको हम दिमाग से ही सोच सकते हैं। और जैसे मान लो कोई पिक्चर बनाने, तो पिक्चर जिसकी बनानी है तो हम उसके दिमाग में चीज़ें सोचते हैं कि ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं किस तरीके से, तभी आप बना पाते हो, जो आर्ट वाले होते हैं। तो इसका यहाँ से ऑप्शन है अमूर्त अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण होती है कि सिंपल तरीके से उदाहरण देकर कोई हम उसकी ध्वन्यात्मक एनालिसिस को, ध्वन्यात्मक मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चा डायलेक्ट अप्रोच दे सके, ये क्वेश्चन में आपको है। तो इसमें ज्ञान के विकास तो हो रहा है, जहाँ पे ज्ञान का विकास होगा जिसमें विद्यार्थी वार्तालाप करे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। 77 का देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। फिर आगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब क्या होगा वो गलत होगा, क्यों इसमें भी आ रहा है, ध्यान रखिए। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? पाक जल संधि में दो देशों के इस नाम की स्थिति। ये देखो, ये सीधा ही आंसर पूछा गया, लेकिन हमें ऑप्शन बताना है, तो ध्यान रखिए दोनों ही ऑप्शन को हमें देखना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कई बार बोला क्या वाले क्वेश्चन होंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग में नहीं आते, है ना। ज़्यादातर क्या होते हैं जहाँ पे क्यों ऑप्शन हो, क्यों हो, ठीक है। और आपको मैंने चर्चा वाले हों, आपस में डिस्कशन वाले क्वेश्चन हो तो वो होते हैं। तो इसमें बी और सी ही सही है, क्योंकि दोनों में ही क्यों क्यों पूछा गया है। तो कारण बताना है, तो कारण जहाँ पे अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग से होगा तो यहाँ पे बी और सी सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट है, सॉरी। अगला है 78 का। 78 में कहा है कि छोटी कार्यशालाओं और कारखाना अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने से तरजीह देती है, क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। देख लेते हैं। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। उन्हें अधिकांश शिक्षा का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो मुझे ऑप्शन ये नहीं लग रहा। देख लेते हैं और भी। और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसे न्यूनतम दिया जा सके, ठीक है, ये हो सकता है। और हमारा ऑप्शन हो सकता है कि बिना नोटिस के उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बैठ रहा है वो हमारा थर्ड है, बी और डी, फर्स्ट और सेकंड नहीं बैठ रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्षों हजार अश्वेत लोगों के साथ बिताना शुरू किया था। क्यों बताया था? आप सभी को पता है कि वो, इसका रीज़न आपको रंग भेद के कारण उन्होंने इस चक्कर में उन्होंने रंग भेद के कारण उन्हें बैठना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये राजशाही के लिए नहीं है, रंग भेद का विरोध किया था और उन्होंने खिलाफ संघर्ष किया था, यही ऑप्शन है। सजा देने के लिए भी नहीं था और ये भी नहीं था, ये तो सीधा ही है, मैंने आंसर ही बता दिया था आपको। 80 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए ये भी याद रखना, रॉन्ग आंसर में सही मत लगाया ना, यहाँ पे अभी रॉन्ग बताना है हमें। तो ग्राम सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक उनकी चर्चा का रिकॉर्ड करना, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं ग्राम सभा की स्वीकृति से लेने पड़ते हैं, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायत के एक सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये देखते हैं। ग्राम सचिव का जो काम होता है ग्राम सभा पंचायत की बैठक बुलाना होता है, ये सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सही है, ठीक है। 81 का देख लेते हैं। 81 में लिखा निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा धर्म उभरा था। वो ईसाई धर्म था, जो सबसे ज़्यादा 19वीं शताब्दी में उभरा था। ये बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। 82 का देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से ए और बी ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी को पढ़िए। कह रहे हैं 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा कुछ हद तक भारत निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार था। तो इसका ऑप्शन इसमें है, केवल ए सही है, बी गलत है, अगर आंसर आपको पता होगा, ठीक है। इसका क्यों पता होगा? क्योंकि आपको बुक्स को डीपली पढ़ा होगा, ठीक है। अगला है फिर वही समालोचन चिंतन वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे उतने हैं। इसमें ऑप्शन वाले दे रखे हैं, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान में समालोचना चिंतन को कैसे महत्वपूर्ण करेंगे, क्योंकि यह छात्रों को पास करने के लिए मदद करती है। पास करने के लिए नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही नेगेटिव है। यह छात्रों को सही अनुमान लगाने की अनुमति देती है, ये भी नहीं हो सकता। छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने सब नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। उसके बाद देख लेते हैं छात्रों में उच्च स्तरीय सोच को तैयार करती है, ये सही है। समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये सही है। इसमें डी और ई ऑप्शन राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन है। लॉजिकल थिंकिंग खुद सोचो ना, बच्चों के लिए याद करना, ये सब एनसीएफ नहीं मानता, या एनएपी ने नहीं माना कि ये गलत है। अब ब्रह्मांड वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन फेवरेट है।
घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निधनता और प्रवृत्ति के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन करने को समझने हेतु हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? सर्वोत्तम शिक्षण प्रणाली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण कर, क्षेत्र भ्रमण नहीं आ सकता, विचार नहीं आना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं आ सकता, वाद विवाद नहीं आ सकता, फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 55 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकता है? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन में चूज करके हुए इसमें ऑप्शन चूज करके हुए बताना है। सबसे पहले बताते हैं पोषण अभियान। भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साक्षर द्वारा गठन की जांच कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारा। उसके बाद कह रहे हैं 2 शताब्दियों के भारतीय उपनिवेश शासन में अनिवार्य सामाजिक स्थिति को छोड़ दिया जाने क्या कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन कीजिए और 1991 के उत्तरार्ध में भारतीय गरीब और बेरोजगारी की गिरावट आई थी, इस कथन का औचित्य सिद्ध दीजिए। तो ये क्वेश्चन का नहीं बैठ रहा, फर्स्ट और सेकंड ही ऑप्शन बैठ रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या पूछा क्या, संज्ञानात्मक की मूल्यांकन पक्ष को आपते हुए, यानी कि कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेसमेंट मूल्यांकन एक्सेप्ट टू कॉग्निटिव डेबिलिटी किससे डेवलप होगी? तो कॉग्निटिव डेवलप जो होगी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जहाँ पे है वो राइट है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 86 में कह रहे हैं शिक्षिका अपने कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करती है, यानी अलग अलग 4 समूह में बांट लिया उसने। ठीक है, एक जल के स्रोत के नाम लिखने के लिए देती है, सबको जल का स्रोत नाम। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल की स्रोत की चर्चा करती है। अच्छा, जल स्रोत दिया, उससे चर्चा करती है। और उसने पाठ्य योजना बनी, लेसन प्लान को कहते हैं। ठीक है, लेसन प्लान को कहते हैं, जिसमें 5E उपागम के तहत में निम्नलिखित में सबसे पहले प्रयास करेगा। तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रयास करेगी? एंगेज करेगी, एक्सप्लोर करेगी, इलोएट करेगी, विस्तार करेगी, इसे एक्सप्लेन कर देगी, ये करेगी, या फिर क्या करेगी? सबसे पहले तो यही है कि इसमें बच्चों को अलग अलग चीज़ें, 4 बच्चों के ग्रुप बांटे गए हैं, हर बच्चे को जल के बारे में बताया गया है। इसको भी जल के बारे में बताया गया है, इसमें भी जल के बारे में बताया, और 5E अप्रोच अपना रही है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से क्या कर रहा है, अपने आप को संलग्न कर रहा है। संलग्न मीन्स होता है एंगेज कर रहा है, खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, रिलेक्शन नहीं कर रहा, वो उन चीज़ों को खोज भी नहीं कर रहा, मूल्यांकन भी नहीं हो रहा है, उसमें विस्तार एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ टॉपिक दिया, उसमें डिस्कशन करेंगे कि जल पर चर्चा की जा रही है, यानी चर्चा मतलब डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ बच्चे एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 87 का देख लेते हैं। 87 में भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। एक शिक्षिका चाहती है कि ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। कौन समझे? बच्चे समझे। बच्चे कैसे समझेंगे? इसमें से कौन सा आंकड़ा संग्रह स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी देगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब तक बच्चा अखबार में पढ़कर उसकी कोई जानकारी नहीं होगी, सिर्फ सिंपल होगा, जीवनी से कुछ नहीं होगा। जीवनी मतलब उस जगह जाकर सारी चीज़ें देखना, ये भी नहीं होगा। लेकिन अध्ययन में यात्रा करने से बहुत चीज़ें वो सीख पाएगा, खुद प्रैक्टिकली सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे राइट लगेगा। पाठ्य पुस्तक से तो ऑलरेडी वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर बैठेगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 88 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक धारण कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। लड़कियों और महिलाओं में तकनीकी विकास को निपटने की क्षमता नहीं होती है, क्या दर्शाती है? देखिए, ऐसा तो है नहीं। लड़कियों और लड़के में तो रूढ़ि भेद्यता को बता रहे हैं। तो रूढ़ि भेद्यता का मतलब यानी कि स्टीरियोटाइप जिसको हम कहते हैं, तो रूढ़िबद्ध धारणा को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपके CDP में आपको पढ़ा होगा जेंडर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें यहाँ पे पूछा गया। 89 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में कह रहे हैं कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए, यानी कि एक फील्ड ट्रिप होती है जिसमें हम किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे क्या विकसित हो रहा है? तो उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो बच्चे का जो एनालिसिस है, एनालिटिक थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, जल्द एनालिटिक थिंकिंग भी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पे चूज एक ऑप्शन करना है, सबसे विकसित कौन सा, सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? तो बच्चे का क्या करना चाहिए, जो अगर वो किसी भी रीजनिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए, ठीक है, या एनालिटिक थिंकिंग। देखो, सबसे पहले तो बच्चा प्रयोग करना सीख रहा है, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर क्या करेगा, फिर वो रीजनिंग थिंकिंग पे जाएगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, थर्ड में अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र में अक्षांशर और देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने के लिए रोहित क्या करना चाहेगा? इसमें रोहित क्या करेगा? अप्लाई टू रिसर्च, केस स्टडी करेगा, या फिर अनुभाविक अनुसंधान करेगा, या क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च लेगा। तो यहाँ पे रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च करेगा कि वही प्रैक्टिकली करके दिखा सकता है कि मानचित्र को किस तरीके से बोर्ड पे दिखा सकता है, चार्ट के थ्रू दिखा सकता है। तो क्रियात्मक करेगा। केस स्टडी में तो बच्चे की तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है कि इसमें क्या उसके जब से उसकी जो एजुकेशन हो गई, उसकी प्रोग्रेसिव हो गई, ये सारी चीज़ें, मतलब प्रोग्रेस कितनी जा रही है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज राइट। मैंने यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन करा दिए ऑलमोस्ट, जो आप
आपके ये जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक ये शायद आपका दिसंबर मंथ में हुआ था, दिसंबर 2024 में हुआ था, और ये कवर करा दिया। उसके बाद जुलाई में हुआ था, जुलाई का भी मैं आपको करवा दूंगी। 24 में हुआ था, 25 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप सभी को पता है कि पिछले साल 2005 मतलब 2025 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ये आपका प्रैक्टिस है। अभी और क्वेश्चन आएंगे, आप जितनी हो सके प्रीवियस की प्रैक्टिस करिए। पैडोलॉजी स्पेशली फॉर थी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी पैडोलॉजी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी एक मैराथन वीडियो जरूर आ जाएगी पैडोलॉजी पे, वो आपको कवर करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।